Assalamu alaikum everyone. This is the session for the biostatistic. प्रीवियसली सेशन लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था जो हमारा पहला लेक्चर था अबाउट दैट वाज अबाउट व्हाट इज बायोस्टैटिस्टिक, व्हाई बायोस्टैटिस्टिक और बाकी जिसकी डिटेल थी। सेकंड में हमने फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में बात की थी कि हाउ वी कैन प्रेजेंट द डेटा, how we can present the data in table form, how we can present the data in the graphical form. थर्ड लेक्चर जो हमारा था दैट वाज अबाउट द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कि किस तरह जो है हम एक डेटा की सेंट्रल वैल्यू जो है उसको किस तरह मेजर करते हैं। हमने क्वार्टाइल, डिसाइल, इस तरह मीन, मीडियन, मोड, इन सब को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन या मेजर्स ऑफ वेरिएशन। मतलब ये जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि सेंट्रल वैल्यू जो है क्या है, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पूरा डेटा सेट में जो पूरा डेटा है वो उस सेंट्रल वैल्यू के इर्द गिर्द जो है हाउ मच दे आर स्प्रेडेड, यानी हम पूरे डेटा की जो डिस्पर्जन है अराउंड द दैट सेंट्रल पॉइंट वो हम डिस्कस करेंगे। मतलब ये है कि समटाइम इस तरह होता है कि वी हैव अ डेटा सेट एंड वी हैव अ मीन, तो हमें ये नहीं पता कि इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, या इससे लार्जर मीन से ज्यादा जो डेटा है, ऊपर डेटा है, वो कहाँ तक है, इन अपर लिमिट, लोअर लिमिट, ये सारी चीजें। रेंज हम बता सकते हैं, लेकिन रेंज भी हमें सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यू बता सकती है। आ, हमें ऐसी कोई वैल्यू चाहिए, हमें इस तरह कोई रेंज चाहिए जो हमें बता सके कि एवरेजली जो है यहाँ पे जो इंटायर डेटा है वो ऑलमोस्ट जो है इस सेंट्रल वैल्यू के इर्द गिर्द हाउ मच डिस्टेंस पर स्प्रेडेड है। तो इसके लिए हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन यूज करते हैं, या विच इज आल्सो नोन एज द मेजर ऑफ वेरिएशन। So knowing the certain tendency of a data set is helpful, but it is not enough. And how it is not enough? For example, we have two data set. This is the one data set and this is the another data set. In this data, the data is from FAP 15, and in the second data, the data is spread from 1 to 19. ओके, लेकिन इस डेटा का अगर मीन हम मालूम करें तो दैट इज इक्वल टू 10 एंड मीडियन इज आल्सो इक्वल टू 10, यानी 10 की इस तरफ भी 3 डिजिट्स है, इस तरफ भी 3 डिजिट्स है, सो दिस इज द मिडिल वैल्यू, दिस इज द मीडियन। और इन सब को अगर आप ऐड करें एंड देन डिवाइडेड बाय 7, सो द आंसर वुड बी 10। इसी तरह इस डेटा में भी देखिए, सो 10 इज द मिडिल में है, एंड इस 10 की लेफ्ट साइड पे अगर आप देखिए, सो देयर आर 3 डिजिट्स, एंड उसके राइट साइड पे देयर आर आल्सो 3 डिजिट्स। तो इसका मीन मीडियन जो है वो भी 10 है, एंड इफ वी ऐड ऑल दीज एंड देन डिवाइडेड बाय 7, सो द आंसर वुड बी 10 एज वेल। तो इन दोनों डेटा सेट में वी कैन सी द नंबर ऑफ द डेटा इज 7, here it is 7, the mean is 10, the median is 10 in both cases। लेकिन अगर हम इन डेटा को देखें तो यहाँ पर द स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड लार्ज वैल्यू दोनों की मुख्तलिफ है। यहाँ पर डिस्पर्शन ज्यादा है, यानी 1 और 19 के दरमियान डेटा, और यहाँ पर 5 15 के दरमियान है। तो इसलिए अगर हम सिर्फ इन पर रिलाई करें, मीन मीडियन पर रिलाई करें, तो दिन जो है हमें ये पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर डिस्पर्शन कितनी है और यहाँ पर कितनी है। दैट इज द रीजन व्हाई वी नीड द मेजर ऑफ डिस्पर्शन। सो मेजर ऑफ वेरिएशन या मेजर ऑफ डिस्पर्शन है क्या चीज? एक्चुअली दीज डिस्क्राइब द स्प्रेड or the dispersion of a set of data around a central point, that may be the mode, that may be the mean, that may be the median. So there, if we are going to discuss the type measure of dispersion, there are two types of measure of dispersion: the absolute measure of dispersion and the relative measure of dispersion। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये डिस्पर्शन से मुराद ये है, जैसे मिसाल दिस इज द 10, सो 10 की इस तरफ और इस तरफ, यानी लेफ्ट राइट में 10 के अंदर डेटा जो है ये
how much the data is spreaded again on the both side of this middle value. This is actually called as the dispersion. इसी तरह आप किसी भी डेटा सेट में देखें तो वहां पर ये डिस्पर्शन हमें ये बता सकती है कि वहां पर जो, अगर सपोज वी हैव द डेटा जो विच इज क्लस्टर अराउंड मिडल पॉइंट, तो उसका जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन होगा वो बहुत कम होगा, विच मीन कि जो एंटायर डेटा है वो मीन या मीडियन की बिल्कुल करीब करीब है। लेकिन अब अगर हमारे पास डेटा ऐसा है जो बहुत डिस्पर्स है, जैसे मिसाल वी हैव डेटा फ्रॉम 1 to 99 and we have only 8 values. So suppose we have 1, then 33, then 67, then 71, then 88, then 92 and then 99 and so on. तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो डेटा जो है ये बहुत स्प्रेड, इनमें से वैल्यू जो मिडिल वैल्यू है सपोज वो आ जाती है एक 61, इस तरह की आ जाती है। अब 61 से अगर आप देखिए द वन वैल्यू इज 61 से दूर कितना है, 1, बहुत डिस्टेंस है। इस तरह 61 के ऊपर जो अगर आप जाए तो 99 है, तो यहाँ पर जो डिस्पर्शन वैल्यू है ये ज्यादा होगी। इसीलिए इन डेटा सेट में ये डिस्पर्शन की वैल्यू को हम देखते हैं कि जितनी वैल्यू ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है ये ज्यादा होगी, उसका मतलब ये है कि द एंटायर डेटा सेट जो है ये उस सेंट्रल टेंडेंसी के इर्द गिर्द जो है बहुत ज्यादा डिस्पर्स है। एंड इफ द मेजर ऑफ डिस्पर्शन वैल्यू जो है दिस इज स्मॉल, छोटा सा नंबर होता है, यानी 0.2 या 2 या 1, इसका मतलब ये है कि ऑल द डेटा सेट दिस इज प्रेजेंट इन अ क्लस्टर अराउंड दैट मिडल वैल्यू, अराउंड दैट सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू। सो टू टाइप्स आप होते हैं इस मेजर ऑफ डिस्पर्शन के, द एब्सोल्यूट एंड द रिलेटिव। अब आते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन को आसान अल्फाज में अगर हम कहें कि अगर सर्टेन टेंडेंसी जिस यूनिट में, जिस स्क्वायर ऑफ यूनिट में वो बयान किया गया है और डिस्पर्शन को भी हम उसी यूनिट में डिस्क्राइब करें, सो देन इट विल बी कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। सो an absolute measure of dispersion is one that measure the dispersion in terms of the same unit or in the square of unit as the unit of data। यानी जो डेटा का यूनिट है, मिसाल के तौर पर वी इफ द यूनिट्स ऑफ द डेटा दे आर इन रुपीज, इन मीटर्स, इन किलोग्राम, the unit of measure of dispersion will also be in the rupees, meters and kilogram। तो अगर entire data dispersion, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जो सर्टेन टेंडेंसी वैल्यू है अगर वो किलोग्राम में है और उसके डिस्पर्शन वो भी किलोग्राम में है, सो देन दिस मेजर ऑफ डिस्पर्शन विल बी कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट डिस्पर्शन। मीन जो डेटा है और उसके डिस्पर्शन की यूनिट जो है दे विल बी सेम, द डिस्पर्शन विल डिपेंड ऑन द measure or that unit or the square of unit of the data। on the other hand जो रिलेटिव मेजर है इसमें जो है इसको हम समटाइम कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन भी कहते हैं। इसमें इंडिपेंडेंट होता है यूनिट भी, यानी जो यूनिट डेटा का होता है वो हम कोएफिशिएंट के साथ यूज नहीं करते। देयर इज नो यूज ऑफ द यूनिट विद दैट कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन, while in the relative the absolute there is the same unit is used as the data is। आगे हम आपको ये डिस्कस करेंगे कि ये कोएफिशिएंट के साथ जो है ये यूनिट क्यों यूज नहीं होता। ये क्योंकि इक्वेशन ऐसी बन जाती है जिसमें यूनिट जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो आगे हम जब हम इक्वेशन पे आएंगे तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा। सो वन थिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एब्सोल्यूट में that is expressed in the same unit as in the data, while relative जो है that is not expressed in the unit as the unit which is the unit of the data। नाउ इसकी एब्सोल्यूट की टाइप क्या है। जो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है जिसमें डेटा की जो यूनिट होगी वो डिस्पर्शन के साथ भी यूज होगी, दैट इज कैन बी रेंज, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज और आल्सो नोन एज द क्वार्टाइल डिविएशन, द मीन डिविएशन आल्सो नोन एज द एवरेज डिविएशन, जबकि स्टैंडर्ड डिविएशन एंड द वेरियंस। तो ये जो है ये एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। ये जो नॉर्मली हम लिखते हैं कि मीन प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन,
तो उसमें हम स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन के साथ अलग अलग यूनिट नहीं लिखते, बस एंड में एक यूनिट लिख देते हैं। जैसे मिसाल हम कहते हैं कि द मीन हाइट वाज 2 पॉइंट, या सपोज 1.7 मीटर प्लस माइनस 0.23 मीटर। आप ये मीटर जो है ये स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ भी है, और ये वहां पे हाइट के साथ भी है। या अगर हम कहें कि द एवरेज वेट, द मीन वेट ऑफ द पार्टिसिपेंट देयर वाज 72 प्लस माइनस 3.12 kg। अब ये जो वेट है 3.12 जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, इसके साथ हम ये भी केजी में होगा, और 72 वो तो ऑलरेडी केजी में है। सो दिस स्टैंडर्ड डिविएशन जो है दैट इज एक्चुअली द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। सो हम एक एक को डिस्कस करेंगे, एक एक को इक्वेशन के साथ, और फिर हम कोएफिशिएंट की तरफ जाएंगे या रिलेटिव की तरफ हम बाद में जाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेंज को, कि रेंज क्या है। सही है। अच्छा, रेंज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। रेंज का मतलब है किसी भी डेटा सेट में द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इज नोन एज द रेंज। जैसे अगर हम प्रीवियस डेटा पे देखें, जो हमारे ये डेटा है, यहाँ पर अगर हम इस डेटा में से अगर रेंज मालूम, सपोज इस डेटा का अगर रेंज मालूम करते हैं, सो दैट वुड बी 19 माइनस 1, सो द आंसर वुड बी 18। अगर यहाँ पर हम डिफरेंस मालूम करें, सो दैट वुड बी 10। सो अगर इन दोनों में डेटा में देखें, रेंज यहाँ पे आ रही है 18, यहाँ पे रेंज आ रही है 10, सो इट मीन रेंज यहाँ पे ज्यादा आ रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर डिस्पर्शन ज्यादा है। हालांकि अगर मीडियन और मीन को देखें तो दोनों के सेम है, लेकिन अगर हम डिस्पर्शन यानी उसकी लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट को उसमें रेंज मालूम करें, तो हमें इसका क्लियर हो जाएगा कि इसका डेटा जो है ज्यादा डिस्पर्स है। सही। अच्छा, ये जो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, और ये इसकी रिलेटिव मेजर यानी कोएफिशिएंट है। हमने कहा कि रेंज, तो रेंज का रिलेटिव मेजर क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। इस तरह सी में इंटरक्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डिविएशन का कोएफिशिएंट क्या होगा? दैट विल कोएफिशिएंट ऑफ सी मी इंटरक्वार्टाइल रेंज, या एस आई आर द क्वार्टाइल डिविएशन, and coefficient of mean deviation and coefficient of the standard deviation. These are the relative measure of dispersion, while these are the range, semi-interquartile range, mean deviation, and variance standard deviation. These are the absolute measure of dispersion. तो रेंज हम डिस्कस कर रहे थे कि ये हमें बताती है कि जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के दरमियान डिफरेंस कितना है। इसके लिए जरूरी ये है कि अगर हमारे पास एक डेटा सेट है, उसको सबसे पहले हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, और उसके बाद हम उसकी लार्जर वैल्यू जो है, जिसको हम यहाँ पे एक्स एम से डिनोट करते हैं, एंड एक्स जीरो जो है दिस इज द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्व स्मॉलेस्ट, एंड देन इनको माइनस करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू रेंज। ये तो कंटिन्यूस डेटा हो गया। सम टाइम हमारे पास ग्रुप डेटा होता है, जैसे मिसाल हम एज अक्सर मेजर करते हैं कि 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30 एंड 31 to 1। तो यहाँ पे फिर हम किस तरह रेंज मालूम करेंगे? तो मिसाल के तौर पर अगर एज की एग्जांपल ले ले, जिसमें हमने एक दो 10 इयर्स के एक एक ग्रुप बना लिया, 1 to 10, 11 to 20, इसी तरह हम 91 to 100 एंड 100 एंड एबो रखा है। तो यहाँ पर सपोज हमारे जो स्मॉलेस्ट ग्रुप है दिस इज 1 to 10, और लार्जेस्ट ग्रुप जो है दिस इज 91 to 100। तो हम क्या करेंगे, इस ग्रुप डेटा का अगर हम रेंज मालूम करना चाहते हैं, तो हम स्मॉलेस्ट ग्रुप का स्मॉलेस्ट बाउंड्री, यानी स्मॉलेस्ट ग्रुप कौन सा है? 1 to 10। इसका स्मॉलेस्ट जो बाउंड्री है, लोअर बाउंड्री जिसे हम कहते हैं, लोअर बाउंड्री क्या है? दिस इज 1। अपर बाउंड्री क्या है? 10। ये सबसे लोवेस्ट ग्रुप का, छोटे ग्रुप का जो अपर बाउंड्री है 10, एंड लोअर बाउंड्री है 1। तो इससे हम लोअर बाउंड्री उठाएंगे। सबसे जो छोटे क्लास का जो लोअर क्लास है उसका लोअर बाउंड्री उठाएंगे, और सबसे लार्ज क्लास जो है, सबसे लार्ज ग्रुप जो है, उसका अपर बाउंड्री उठाएंगे विच इज द 100। और फिर इनके दरमियान जो है हम
डिफरेंस मालूम करेंगे. सो दैट इज 100 - 1 विच इज इक्वल टू 99. सो इस ग्रुप डेटा का जो रेंज होगा दैट वुड बी 99. सही. सो कंटिन्यूस डेटा को तो बहुत इजी है, हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे. लेकिन ग्रुप डेटा में हमने फिर स्मॉल और लार्ज ग्रुप का अपर और ये लोअर बाउंड उठानी है. अब इसके कोएफिशिएंट की क्या इक्वेशन होगी? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज जो है, क्योंकि आप देखिए कोएफिशिएंट की रेंज की इक्वेशन क्या होगी? रेंज किसके बराबर था? एक्स एम माइनस एक्स जीरो. लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स जीरो डिवाइडेड बाई एक्स एम प्लस एक्स जीरो. आप इनके साथ भी यू नोट होगा और इनके साथ भी आप इसलिए यू नोट होगा. तो ये यूनिट जो है और ये यूनिट दोनों एक दूसरे को कैंसल करते हैं. यानी सपोज यहाँ पे आ जाता है, जो अभी हमने 100 वाला एग्जांपल दिया. सो अगर हम रेंज मालूम करें, सो 99 था. एक्स एम माइनस एक्स जीरो, 100 - 1 विल बी इक्वल टू 99. और यहाँ पर अगर हम इसको प्लस करें, सो लार्जर इज 100, स्मॉलेस्ट इज 1. सो द आंसर वुड बी 101. तो यहाँ पे ईयर्स 99 ईयर डिवाइडेड बाय 10 ईयर. आप 101 ईयर जो है इसका ईयर और 99 का ईयर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे. दैट इज द रीजन व्हाई कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन के साथ, या कोई भी हम इसमें से ले देखो, रेंज का है, इंटर सीमी इंटर क्वार्टाइल रेंज का है, मीन डिविएशन का है, स्टैंडर्ड डिविएशन का कोएफिशिएंट है, उन सब के साथ जो है यूनिट नहीं होगी. सही. रेंज के डिसएडवांटेज क्या है कि it is very quick and easy to compute, but it failed to be very useful since it considers only the extreme values and does not take into the consideration the bulk of the observation. यानी हमें सिर्फ बाउंड्रीज का पता देता है कि डिफरेंस कितना है, दरमियान में कितना डिस्पर्स है, ये रेंज हमें नहीं बताया. एंड दैट इज द रीजन व्हाई द रेंज इज नॉट सो कॉमन यूज इन द रिसर्च इन द लिटरेचर एंड स्टैटिस्टिक. उसकी इसी डिसएडवांटेज की वजह से कि ये सिर्फ हमें एक्सट्रीम और वैल्यू और सबसे कम वैल्यू के दरमियान डिफरेंस बता देता है. दरमियान की वैल्यूज मीन से कितना डिस्पर्स है, ये हमें रेंज नहीं बता सकती. तो इसके लिए फिर हमें जो चाहिए दैट वुड बी द अदर कोएफिशिएंट, या अदर जो हमारे मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, जिसमें वेरिएंस है, जिसमें सीमी इंटरक्वार्टाइल रेंज है, जिसमें ये मीन डिविएशन है या वेरिएंस. सही. So this is actually we have a data set which is smallest is 35 and the largest 48. So range will be equal to 13. लेकिन अगर हम कोएफिशिएंट इसके कैलकुलेट करें तो यहाँ पे लार्जर इज 48 माइनस 35 और इन दोनों को फिर प्लस करेंगे. सो अगर हम रेंज माइनस करें तो 13 आ, लेकिन दोनों का एड करें, सो दिस इज द 83 and the answer would be 0.2. So this is actually the coefficient of range and 13 is actually the range of this data set. अब आते हैं टुवर्ड द सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज. तो प्रीवियस लेक्चर में जब हम स्टैंडर्ड टेंडेंसी डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर हमने इंटरक्वार्टाइल रेंज जो है ये डिस्कस किया था आई क्यू आर. कि हमने डिस्कस किया था कि क्वार्टाइल किसे कहते हैं और हम Q1 Q2 Q3 ये किस तरह मालूम करेंगे, ये डिटेल से हमने डिस्कस किया था. और फिर हमने कहा था कि यहाँ पे इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या है कि हम Q3 से Q1 जो है ये माइनस करें. So that difference between the Q3 and Q1 is actually known as the interquartile range. Same interquartile range mean इस interquartile range को आप 2 पे डिवाइड करें. जो central tendency थी that was Q3 minus Q1, if we divide that by 2, that will be called as the semi interquartile range or also known as the quartile deviation. The QD mean the quartile deviation. एंड उसकी कोएफिशिएंट किस तरह होगी? सेम उसी तरह जिस तरह रेंज का था, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1. सही है. और इन दोनों को हम फिर जो डिवाइड करेंगे एंड द आंसर वुड बी कॉल्ड एज द कोएफिशिएंट ऑफ द क्वार्टाइल डिविएशन. So interquartile range is the difference between the third and first quartile, and half of this range is called the semi-interquartile range or the quartile deviation. मीन और एवरेज डिविएशन जो है ये किसे कहते हैं?
arithmetic mean of the deviation of unit of a data set measured either from the mean. अब देखिए यहाँ पे दिस इज एक्चुअली द हमारा जो एक्स आई जो है दिस इज कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं एंड दिस इज द म्यू. म्यू एक्चुअली विच इज एक्चुअली द पॉपुलेशन मीन. एडिक्स बार जो है ये हमारे सैंपल मीन के लिए यूज होती है. तो मीन डिविएशन का मतलब ये है कि हम हर एक वैल्यू को उसकी मीन से माइनस करेंगे. सपोज अभी प्रीवियस जो हमने सेकंड स्लाइड में एग्जांपल दिया था उसका मीन था 10 और उसका पूरा डेटा जो है उसका हर एक एक वैल्यू उठाए और उसको इसकी 10 से माइनस करे. जो आंसर आएगा उनको फिर हम क्या करेंगे प्लस करेंगे. इस साइन का मीन का मतलब ये है दैट इज मीन द सम ऑफ all the difference of the each data set from its mean. एंड देन जब ये इन डिफरेंस को हम प्लस करेंगे फिर हम उसके नंबर ऑफ डेटा जो सपोज वहां पे कितने थे 7 थे तो हम 7 पे डिवाइड करेंगे. सही. म्यू जो है दैट इज एक्चुअली द मीन विच मीन x1 plus x2 plus and up to that xn and divided by the number of those data. तो यहाँ पर सपोज इस डेटा सेट का अगर हम जो होता है उसमें हम यहाँ पे म्यू की जगह 10 लिखेंगे और फिर एक एक डेटा जो है उसको पहला एक डेटा लिखेंगे फिर दूसरा फिर तीसरा इस तरह 7 सब्ट्रैक्शन आएंगे. इन 7 सब्ट्रैक्शन जो आंसर आएंगे उसको हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद इसको 7 पर डिवाइड करेंगे. दैट विल बी इक्वल टू द मीन डिविएशन. यहाँ पर अगर आप सैंपल मीन की बात करते हैं तो फिर इस म्यू की जगह हम एक्स बार लिखेंगे. दैट इज समेशन ऑफ द डिफरेंस ऑफ ईच डेटा इन द डेटा सेट फ्रॉम इट्स सैंपल मीन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डेटा सेट एंड दैट विल बी इक्वल टू द सैंपल मीन डिविएशन. इट्स वेरी इजी. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इट्स वेरी इजी. मीन डिविएशन मीन हर एक डेटा सेट जो है हर एक वो अपनी मीन से कितना जो है ये सब्ट्रैक्टेड कितना जो है उसका फर्क है इसका. So this is actually the mean deviation for the sample data. Summation of the xi minus x bar. This is the sample mean and summation of the xi. I से मुराद कोई भी डेटा जो सपोज वहां पे 1 to 10 है सो 1 2 3 4 up to 9 10 ये कोई भी डेटा हो सकती है एंड म्यू जो है दिस इज द पॉपुलेशन मीन. सो यहाँ पे मीन deviation of the same population, mean deviation of the sample. हम अगर coefficient of the MD which is the mean deviation मालूम करें तो सिंपल ये है कि हम यहाँ पे mean deviation जो है उस पर mean से डिवाइड करेंगे and if we have the median तो मीडियन दोनों की इक्वल है. mean deviation divided by mean यानी सपोज यहाँ से जो भी आंसर आएगा उसको हम प्रीवियस एग्जांपल में हमारे मीन इक्वल था 10 पे सो दैट विल बी डिवाइडेड बाय द 10 या जो है हम मीडियन पे डिवाइड करेंगे. सही. सो द कोएफिशिएंट ऑफ mean deviation is equal to the mean deviation divided by mean or the mean deviation divided by median. अब आते हैं towards the sample variance. अच्छा सैंपल वेरिएंस जो है ये अभी जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया मीन डिविएशन का तो ये है कि हम उसमें से हर एक डिफरेंस मालूम करेंगे फिर इसका स्क्वायर लेंगे. सही है. एंड दैट विल बी इक्वल टू द दिस इसको कहते हैं सिग्मा स्क्वायर. तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ द एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर. एंड दिस इज एक्चुअली ये डिफरेंस आ रहा है कि पिछले वाले में और इसमें ये डिफरेंस है कि वहां यहाँ पे स्क्वायर है वहां पे स्क्वायर नहीं है. और फिर इसके बाद जो है अगर हम सैंपल डेटा के लिए करेंगे तो सेम इक्वेशन है लेकिन यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड इज इक्वल टू समेशन ऑफ द एक्स आई विच एक्स आई मीन एनी नंबर इन द डेटा सेट minus x bar that is actually the sample mean square divided by n. N is equal to the population, the number of population, and small is equal to the that sample number. अच्छा यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मतलब जितना हमने डिस्कस कर दिया है इक्वेशन के बारे में या इफ एनीवन हैव एनी
क्वेश्चन इन क्वेरी तो आप यहाँ पे चैट में पूछ सकते हैं। सही इक्वेशन को समझे तो फिर आप सब कुछ आसान है। कि एक्स आई का क्या मतलब है, इसका म्यू का क्या मतलब है, इस ई जो समेशन का क्या मतलब है, सिग्मा है, एस स्क्वायर है। सही है। ओके सो हम कहाँ हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इससे पहले मीन डिविएशन था, और राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द सैंपल वेरिएंस। सो सैंपल वेरिएंस क्या है? दिस इज द सिग्मा स्क्वायर और द एच स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ द डिफरेंस ऑफ द ईच डेटा सेट फ्रॉम इट्स म्यू एंड इसकी स्क्वायर अगर हम ले लें एंड देन डिवाइड करें इसके नंबर ऑफ टोटल पॉपुलेशन, also that will be equal to the sample variance. अब स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन इसी वेरिएंस का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें, सही, तो स्क्वायर रूट हम इस यहाँ का लेंगे तो इस स्क्वायर का, इस सिग्मा स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर रूट ले ले तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। जबकि यहाँ पर अगर हम स्क्वायर रूट ले ले, सो दैट विल बी देन इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर इंटू एन, इस सब का स्क्वायर रूट आ जाएगा, जबकि दिस इज इक्वली द सिग्मा, and this is the S, which is equal to the standard deviation of the sample data. This is the sample deviation of the population data. So स्टैंडर्ड डिविएशन को हम डिफिनेशन किस तरह कर सकते हैं कि द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस जो है दैट इज नोन एज द स्टैंडर्ड डिविएशन, द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। एंड वेरिएंस क्या है? दिस इज एक्चुअली द स्क्वायर ऑफ all difference of all data from its mean divided by n, that is equal to the variance. तो अगर आप यहाँ पे मीन डिविएशन को समझ लेते हैं तो मेरे ख्याल में सब, अगर हम ये स्टैंडर्ड डिविएशन खुद मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किस चीज की चाहिए? पूरे डेटा सेट का सबसे पहले हम मीन मालूम करेंगे। उसके बाद जो है मीन मालूम करने के बाद एक एक नंबर को उसके मीन से माइनस करेंगे, फिर इन तमाम को फिर हम प्लस करेंगे और इसको फिर इन से डिवाइड करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगी MD, which is the mean deviation. मीन डिविएशन हासिल होने के बाद जो है हम इसी का लेंगे स्क्वायर लेंगे, यानी जो डिफरेंस बिटवीन ऑफ ईच आइटम फ्रॉम इस मीन, इसका स्क्वायर लेने के बाद जो है एंड देन डिवाइड बाय नंबर, ये हमें देगा वेरिएंस देगा। इसी वेरिएंस का फिर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमें स्टैंडर्ड डिविएशन देगा। तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम ए डेटा if we have the mean and if we have all the data set. So practically जो है that easy to calculate the standard deviation. अब coefficient of standard deviation जो है that is again equal to the standard deviation divided by mean. Coefficient of variance जो है that is which is sometimes also known as the CV, that is equal to the which is a percentage of the variance. So standard deviation divided by mean multiplied by 100. So simple अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि coefficient of variance जो है this is the percentage of the coefficient of the standard deviation, because standard deviation divided by mean is equal to the coefficient of standard deviation, और इसका अगर हम परसेंटेज मालूम करें so that will be called as the coefficient of variance. सही। So these are the equation for the mean, which is equal to the summation of all the data number in the set divided by the number of data, that will be equal to the mean. फिर हम जो वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ where I is equal to 1 and that n at the end, which is equal to total number of population. So the summation of the difference of each item, each data in that data set from its mean and taking its square divided by the total number of that data number set will be give us the variance. And if we take the square root of this variance, they will give us the standard deviation. Now this is the mu. So this is the square, this is the standard deviation of the population. And if there is X bar, so that would be called as the standard deviation of the sample. हम स्टैंडर्ड डिविएशन का इंटरप्रिटेशन किस तरह करेंगे? सबसे आपने देखा होगा कि जब हम रिसर्च पढ़ते हैं वहां पे जब सर्टेन टेंडेंसी आती है, मीन आती है, तो मोस्टली वहां पर जो है ये स्टैंडर्ड डिविएशन होती हैं।
लेकिन जब हम मीडियन देखते हैं तो मीडियन के साथ साथ जो है फिर हमारे पास ये इंटरक्वार्टाइल रेंज या सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज जो है ये आ जाती है। तो ये जो है इसलिए कि ये हमारे डेटा सेट पर डिपेंड करते हैं। अगर हमारे डेटा जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सो फिर हम सर्टेन टेंडेंसी में मीन यूज करते हैं कंटिन्यूस डेटा के लिए, और उसके मेजर ऑफ डिस्पर्शन के लिए हम स्टैंडर्ड डिविएशन यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारी जो डेटा है दिस इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, स्क्यूड है और पॉजिटिव नेगेटिव स्क्यूड है, इन दैट केस हम सर्टेन टेंडेंसी मीन करेंगे, और मीन के साथ यूजुअली या तो हम स्टैंडर्ड एरर कर देते हैं या इंटरक्वार्टाइल रेंज या सीमी इंटरक्वार्टाइल रेंज जो है एज अ डिस्पर्शन हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जो भी है हम यहाँ पे इस डिस्पर्शन को हम इंटरप्रेट किस तरह करेंगे। मीन कि जितना स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ये स्मॉल होगा, इसका मतलब ये है कि ज्यादातर डेटा जो है ये मीन के करीब करीब है। और अगर स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू ज्यादा है, मतलब सपोज दिस इज 7 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट समथिंग, एंड सपोज द मीन इज 32, so 32 plus 7, it mean 39, and 32 minus 7, that mean 25. So it means the data is being spread mostly between 25 to 39. अब यहाँ पे सिंपल आप कह ले 2 ले ले, तो या जो है आप इस तरह 1 ले ले, तो जितना हम कम करते जाएंगे उतनी ही ज्यादातर डेटा जो है ये मीन के करीब होगा। आगे हम जो है जब हमारे पास मीन डेटा होता है, ये नॉर्मल डेटा होता है, तो उसकी हम फिर कैलकुलेट भी करेंगे नेक्स्ट सेशन में कि हाउ वी कैन से दैट हाउ मच डेटा, हाउ मच परसेंटेज इज डेटा प्रेजेंट विद इन द वन स्टैंडर्ड डिविएशन, विद इन द सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन, और विद इन द थ्री स्टैंडर्ड डिविएशन। So a large value indicate that most of the observation data are widely scattered or spread around the mean, and a small value of standard deviation that indicate that mean that majority of the observation in that data set they are just present in the surrounding in near to close to the mean. So empirical rule applies to the data that have approximately bell-shaped distribution and normal distribution. ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल कर्व डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये एम्पेरिकल रूल विच इज नोन एज द 68, 95, 99.7 रूल ये हम डिस्कस करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द प्रीवियस डिस्कशन सो यू कैन आस्क। मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट करता हूँ कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे। हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन हमने स्टार्ट की, हमने डिस्कस किया कि मेजर ऑफ डिस्कशन से मुराद क्या है कि यहाँ पर मीन के इर्द गिर्द दोनों तरफ जो है डेटा कितना जो है ये स्प्रेड है मौजूद है। फिर उसके बाद हमने कहा देयर आर टू टाइप्स, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट मीन if the measure of dispersion has the same unit as the unit of the data will be called as the absolute measure of dispersion, while the relative measure of dispersion, which is also known as the coefficient of that absolute measure of dispersion, that is it's independent of the unit, because the unit that will be cancelled and there is no use of unit with the coefficient. The example of the absolute measure of dispersion we discuss are the range, the difference between the largest value and the smallest value, then the semi-interquartile range, mean the half of the interquartile range, Q3 minus Q1 divided by 2, that is the semi-interquartile range. Mean deviation, that each item divided minus its mean divided by n, that is the mean deviation. And variance, the square root, फिर हम लेंगे स्क्वायर लेंगे, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन जो है दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। ये तमाम जो तमाम they were the absolute measure of dispersion. These are the coefficient of range, the coefficient of semi-interquartile range, coefficient of mean deviation, the coefficient of variance, and the coefficient of standard deviation। ये हमने एक एक डिस्कस कर दिया यहाँ पे। Inshallah, in the next session, we will discuss the empirical rule 68, 95, 97.7 rule of a data with a bell-shaped distribution.
अच्छा, स्टार्ट में हमारे पास 18 स्टूडेंट्स टोटल पार्टिसिपेंट इंक्लूडिंग मी। ना वी आर 16। सो इनमें से दो जो है मेरे ख्याल में दरमियान में से वो लॉग आउट कर गए हैं। बाकी जो है दिस इज द अटेंडेंस ऑफ यू पीपल। सही है। सर मेरा क्वेश्चन है। जी जी जी। सर आपने अभी एंड में बताया कि जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं तो जब नॉर्मल डेटा होगा तो मीन के साथ हम स्टैंडर्ड डेविएशन को लेंगे, लेकिन जब स्क्यूड डेटा होगा मेरे तो ख्याल फिर। में ये सेशन खत्म होने जा रही है। तो जैसे सेशन खत्म, नेक्स्ट सेशन के स्टार्ट में हम आपके ओके सर। क्वेश्चन सुनेंगे, उसका डिटेल से पर आंसर देंगे। सही है।